हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। बट क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं उन बच्चों के लिए एक शेर कहना चाहूँगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शेर कुछ यूँ है कि गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो ये गम की क्या औकात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है एग्रीकल्चर, और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10 जियोग्राफी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 2/3 population of India is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food we consume. Besides food crops, it also produces raw materials for industries. क्या कहना चाह रहा है? जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब क्या है? 2/3 पॉपुलेशन जो है ना इंडिया का, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी, बट वो इन्वॉल्व है। 2/3 ऑफ, सपोज अभी ये कितनी आबादी है हिंदुस्तान की? 140 करोड़। ठीक है, ये है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अभी 2024 में, या इससे ज़्यादा भी, इससे कम भी हो सकता है कुछ। अब इसका अगर 2/3 देखते हैं 140 करोड़ का, तो ये लगभग आपका होता है 93 करोड़। तो सोचिए, इंडिया की इतनी आबादी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कृषि में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चरल एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि मोस्ट ऑफ द फूड जो हम लोग लेते हैं, आपका मन हुआ बिरयानी खाने का, कहाँ से मिला आपको? एग्रीकल्चर। चावल खाते हो, खिचड़ी खाते हो, खीर खाते हो, जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हो, समोसे, चाउमीन, सारा कुछ हमें मिल रहा है कहाँ से? ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से। बट एग्रीकल्चर सिर्फ हमें अनाज नहीं दे रहा है, सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चर जो है ना, वो कुछ रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल रबर, रबर की खेती होती है। ठीक है, यहाँ से रबर प्रोड्यूस होता है, ये जाता है, इसका रॉ मटेरियल्स कहाँ जाते हैं? इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में। फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर होती है आपकी रबर, सपोज शूज, बेल्ट, रबर बैग्स एक्सेट्रा। ये कहाँ से मिल रहा है हमें? रबर इंडस्ट्री से। तो ये भी कहाँ से आ रहा है आपका? एग्रीकल्चर से आ रहा है। सिमिलरली कॉटन, कॉटन की भी खेती होती है। अब आप लोग सभी लोग जान रहे हो कॉटन कहाँ यूज होता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यहाँ से हमें कपड़े मिलते हैं, रुई मिल रहे हैं, और अलग अलग चीज़ें बनती हैं इन रॉ मटेरियल से। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि एग्रीकल्चर क्या है और कितनी आबादी हमारे देश की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं दे रहा है, एग्रीकल्चर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में, और वहाँ से फिर नए नए मटेरियल्स बनकर आपके जीवन में आती हैं। बट जो एग्रीकल्चर है ना, फार्मिंग, इसको प्रैक्टिस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट एरियाज में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, तो ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें मतलब ये पुराने तरीके से इसमें फार्मिंग की जाती है, जो पहले जिस तरीके से होता था, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने औजार का यूज होता है इसमें। इसको डिस्कस करेंगे करके हम, फिलहाल आप देख लें टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देन सेकंड है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है ना, इसमें नए टूल्स का यूज होता है फॉर फार्मिंग। एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि आपको नाम से यहाँ दिख रहा होगा, इसके नाम में कॉमर्स आ रहा है, तो मतलब ये होता है मोस्टली फॉर प्रॉफिट एंड फॉर अर्निंग मनी। कमर्शियल फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? ये न्यू इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है इसमें।
नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप जान लें यहाँ कि क्या होता है। और बाकी हम लोगों ने यहाँ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख लिया, इसमें क्या होता है, जो प्राचीन ओल्ड मेथड्स यूज हो रहे हैं इसमें, इसकी खेती में। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक एक करके। तो पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसा कि मैंने बता दिया, प्रिमिटिव का मतलब ये होता है प्राचीन। जो पुराने तरीके से जो फार्मिंग की जाती है ना, उसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ओनली प्रैक्टिस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या था, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद खाने के लिए, खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं। लाइक आप के गांव में गए, आपका खेत है, आप उसमें खेती कर रहे हो, चावल की, गेहूं की, कुछ भी, चने की, तो उसको आप खुद उगा रहे हो, खुद खा रहे हो। तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, इसका कोई प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। देन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है ना, ये स्मॉल लैंड्स पे किया जाता है, छोटे छोटे लैंड पे किया जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। सपोज ये इतना बड़ा लैंड है ना, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है और इन छोटे छोटे एरियाज में क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सपोज यहाँ धान हुआ, गेहूँ हुआ, चने हुए, शुगर केन्स हुए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। और ये होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्यों किया जाता है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ से उगाते हैं और इसको फिर कहाँ ले जाते हैं भाई, आपने उगाया, आपके चचा ने, आपके पापा ने, आपके दादा ने, कोई ने, किसी ने खेती की, उगाई क्रॉप्स को, और ये आपके घर में आ गया। और यहाँ घर में आप हो, आपके भाई बहन, आपकी मम्मी जो भी हैं, यहाँ आपका अनाज आ गया, ये आपके किचन में बनेगा। आप मस्त चावल खाए, मस्त खिचड़ी खाए, मस्त रोटी खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, पुलाव खा रहे हो। तो ये होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्यों होता है भाई, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखते हैं कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं, टूल्स जो होते हैं ना, वो कौन से यूज होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपका इसमें हो यूज होता है, हो जो कुदाल होता है। देन दाव, हसुआ, आप लोग जानते हो शायद, हसुआ होता है एक चाक, इस टाइप का होता है ये, तो मुझे ये शार्प होता है, इसको यूज करते हैं फॉर कटिंग। देन डिगिंग स्टिक्स, इसको आप खंते भी कहते हो हिंदी में, आपके एरियाज में क्या कहते हैं नहीं पता, बट मेरे एरिया में इसको खंती कहते हैं। डिगिंग स्टिक्स होता है, इसमें क्या होता है, ये मेटल की हो सकता है, और क्या होता है, लाठी होता है ना, लाठी, ये लाठी है, तो इसके नीचे वाले एरिया में शार्प मेटल्स लगाए होते हैं, शार्प मेटल्स, बहुत ही शार्प होता है वो। और इसको फिर क्या करते हैं, इस फील्ड पे इसको इसको सॉइल को निकालने के लिए, खोदने के लिए यूज करते हैं। डिगिंग स्टिक को, इसको खंती कहते हैं, मेटल की वो होता है, और लाठी के ऊपर अगर हुआ तो लाठी के ऊपर मेटल लगा दिया जाता है, वो होता है। अब देखते हैं इसमें जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, इसमें लेबर्स, इसमें काम कौन करते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मोस्टली जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही काम करते हैं, बाहर से कोई लेबर, ज़्यादा लेबर इसमें लगते नहीं हैं। जो फैमिली मेंबर्स हैं, खानदान के हैं, गांव ग्राम के हैं, जो आपस में कम्युनिटी जो है एक, वही लोग इसमें काम करते हैं, वही लोग अनाज उगाते हैं। देन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, ये जो अब चाहिए इसको इरिगेशन के लिए पानी, तो वो मोस्टली डिपेंड करता है किस पे, बारिश के पानी पे, बरसात के पानियों पे, मानसून पे डिपेंड करते हैं। और डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पर, अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, और पानी के लिए कहाँ, बरसात। ये होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन इसमें क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन नेचुरली। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ ऐसा यूज नहीं किया जाता है, नेचुरली उगाया जाता है अनाज को। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, इसको अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों, क्योंकि भाई देखो होता है क्या ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्लैश का मतलब होता है काटना, बर्न मतलब होता है जलाना। तो इसमें सपोज कि ये लैंड मास था, इस पर खेती करना है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी है। तो इसमें क्या करता है ना, सपोज ये पूरा घास फूस जंगल था, जंगल वगैरह था, पेड़ पौधे थे, यहाँ खेती करने हैं, तो इतने पार्ट को क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, पूरा सफाई कर देते हैं, हम जला देते हैं, आग भी लगाते हैं, जल के ये पूरा साफ हो गया। ये इतना एरिया समझ लीजिए आपका साफ कर दिया गया, ये वाला एरिया फार्मिंग के लिए।
अब जो जलाया क्या, तो उसमें जो जलने के बाद जो राख वगैरह होता है ना, राख वगैरह को छोड़ देता है, और फिर बारिश वगैरह आती है तो वो राख मिट्टी में मिलकर मिट्टी का जो ये होता है ना, फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, और मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट भी कराता है, मॉइस्ट कराता है, तो ये फिर सुटेबल हो जाता है फॉर एग्रीकल्चर। तो इस लैंड पे अनाज उगाए जाते हैं। देन क्या होता है, जब यहाँ उग जाता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ, इसको फर्टाइल होने के लिए 1 साल 1.5 साल जो भी होता है इसमें, फिर 1.5 साल के लिए इसको छोड़ जाता है। फिर आगे के लैंड को ये करते हैं, काटते छाटते हैं, जलाते वगैरह, फिर यहाँ किया काटते हैं, मतलब ऐसे ही घूमता रहता है। इसको कहते हैं हम लोग स्लैश एंड वर्म एग्रीकल्चर या स्लैश एंड वर्म फार्मिंग। हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग रीजन में। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाते हो इंडिया के, असम में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, तो उधर जाओगे ना तो इसको जो होता है ना, इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसको कहते हैं झूमिंग। कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम झूमिंग कहते हैं। देन आप छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जाते हो या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जाते हो तो वहाँ इसको हम लोग दीपा कहते हैं, दीपा। देन बिवार और दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में। ये तो इंडिया की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में इसको रे कहते हैं, और लोडांग कहते हैं कहाँ? इंडोनेशिया में। तो ये था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में और डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में। अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो दिस इज ऑल्सो परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है ना, वो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, खुद उगाते हैं और खुद के खाने के लिए ही होता है ये। बट द मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। व्हाट डज इट मीन? ये इसमें होता क्या है, वैसे एरियाज में होता है जहाँ ज़मीन कम है, खेत कम है और आबादी ज़्यादा है, उस जगह पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये है खेत, ठीक है। एग्जांपल ले लो आप अपने दादा का। आपके दादा के पास सपोज 20 बीघा खेत था। देन आपके दादा के 3 बेटे थे, इंक्लूडिंग योर फादर, 1 2 3। अब आपके पापा के 2 बेटे, आपके चचा के 2 बेटे, देन आपके अनदर चचा के 3 बेटे। तो 20 बीघा दादा के पास था। ये 20 बीघा भी डिवाइड हो गया, सपोज 30 बीघा था, डिवाइड हो गया इन तीनों भाई में 10-10 बीघा। अब यहाँ ये डिवाइड हो गया 5-5 बीघा। तो क्या हो रहा है, जो जमीन कम हो रही है, खेत कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। बट अब आबादी बढ़ रही है तो अब खाने के लिए चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, बट ज़मीन कम है। अब वही जो ज़मीन बचा उस पे ही उगाना है हमें अनाज। अब उसी खेत में उगाने के लिए हमें अब यूज़ करना होगा कुछ न्यू टेक्निक्स, कुछ न्यू मेथड्स, सो दैट हम जल्दी से जल्दी अनाज उगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकें, ताकि सबका पेट भर सके। क्योंकि अगर पुराने मेथड्स इसका यूज़ करेंगे तो हो नहीं पाएगा, सारे का पेट भर नहीं पाएगा। तो यही है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। बायोकेमिकल्स का यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद इरिगेट करने के लिए फील्ड को ट्यूबवेल्स का यूज़ हो रहा है। तो ये सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं, क्यों? जस्ट फॉर हायर प्रोडक्शन। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ये खेत है, ठीक है। अब इसको खेत को जोतने के लिए क्या चाहिए? ट्रैक्टर। देन जब अनाज उग गया तो हार्वेस्टर से क्या करते हैं? अनाज को काटते हैं, काट के देन थ्रेशर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये गेहूं है तो आप लोग थ्रेशर देखोगे, थ्रेशर गेहूं जो होता है क्या होता है, वो गेहूं जो होता है ना उसको फिर थ्रेशर में डालकर उसको फिर साइड किया जाता है, छांटा जाता है गेहूं को, तब वो आपके गेहूं आता है। तो ये सारे मेथड्स और ये सारे टेक्निक्स का यूज़ होता है किसमें? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अब देखते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। तो नाम से ही पता चला होगा, कमर्शियल मतलब कॉमर्स, मतलब कि ये जो होता है ना कमर्शियल फार्मिंग क्यों होता है? टू अर्न मनी, जस्ट फॉर द प्रॉफिट। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज परफॉर्म्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इसमें क्या होता है? यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, फॉर एग्जांपल HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स और जो नॉर्मल सीड्स में फर्क क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने ये व्हीट का सीड्स लाया, गेहूं का सीड लाया, एक है HYV और एक है नॉर्मल।
ठीक है। तो H5 क्या होगा, ये एक तो जल्दी उगेगा, ज़्यादा उगेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कम टाइम लेगा और इससे प्रॉफिट भी होगा, मनी अर्न करेंगे। बट अगर नॉर्मल सीड्स यूज़ करते हो तो इसमें क्या होगा कि आपको टाइम लगेगा और नेचुरली ग्रो होगा और उतनी अमाउंट्स में नहीं हो पाएंगे जितना H5 से होगा। तो ये H5 सीड्स यूज़ दिन फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जो अनाज उगा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उस फर्टिलाइजर्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, सोडियम नाइट्रेट। तो यूरिया क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स होता है किसके लिए, प्लांट्स का। आप कोई फसल उगा रहे हो उसमें आप यूरिया डाल दिए तो क्या करेगा, वो उसके ग्रोथ को सपोर्ट करेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को। अब यूरिया क्या उनके लिए एक न्यूट्रिएंट है। तो फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। देन इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, आप सपोज इस खेत में जो आपका गेहूँ हो रहा था ना, उसमें इंसेक्ट्स आ गए जो कि आपके गेहूँ के लिए हार्मफुल था। तो उन इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। बट अगर आप नॉर्मल खेती करते हो तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते नहीं हो, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी फसल आपका बर्बाद हो जाता है। बट अगर ये जो कमर्शियल में क्या हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं टू किल द हार्मफुल इंसेक्ट्स। देन पेस्टिसाइड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसमें हर्बिसाइड्स होते हैं। हर्बिसाइड्स क्या होता है कि अगर जहाँ आप गेहूँ उगा रहे हो उसमें कुछ छोटे-छोटे घास फूस या और जो वेस्ट प्लांट्स जिसका कुछ यूज़ नहीं है और ऊपर से वो आपके गेहूँ को हो सकता है नुकसान नहीं पहुँचा, वैसे-वैसे प्लांट्स उग जाते हैं। तो उन प्लांट्स को मारने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ होता है। देन पेस्टिसाइड में एक और होता है, अनदर एग्जांपल फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स का क्या यूज़ होता है, जो फंगस वगैरह होता है उनको मारने के लिए। तो ये होता है पेस्टिसाइड्स। फॉर एग्जांपल आपका पेस्टिसाइड का मोस्ट फेमस एग्जांपल है DDT, ये एक पेस्टिसाइड्स है। तो ये था कमर्शियल फार्मिंग। और आपने ये भी देख लिया कमर्शियल फार्मिंग क्यों होता है, क्यों की जाती है, जस्ट फॉर अर्निंग मनी। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो राइस का, ठीक है। राइस अगर आप इसको यहाँ उगा रहे हो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, तो यहाँ क्यों यूज़ हो रहा है, जस्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देन सेम राइस को अगर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रहा है तो यहाँ भी क्यों हो रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। बट इसी राइस को अगर आप कमर्शियल फार्मिंग में लाते हो तो यहाँ क्यों उगाया जा रहा है, टू अर्न मनी। और मोस्ट ऑफ द जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं ना वो कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। चलिए अब आगे देखते हैं आगे का टॉपिक। तो अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ फार्मिंग और अब हम लोग देखते हैं सीजन्स। देयर आर डिफरेंट सीजन्स ऑफ फार्मिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये देखने से पहले हम लोगों को देखते हैं पहले प्लांटेशन के बारे में, प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो प्लांटेशन क्या होता है, ये होता है कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है ये, ठीक है। और मोस्टली होता है ये क्यों किया जाता है, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, जस्ट फॉर द प्रॉफिट। इसमें होता क्या है कि एक टाइप के क्रॉप्स को ही बड़े लैंड मास पे उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये 20 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो ये पूरे 20 एकड़ की जमीन पे आपने बनाना की खेती कर ली। बनाना एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो यहाँ आपने पूरे खेत में क्या उगा लिया, बनाना। 20 एकड़ की जमीन में आपने बनाना उगाया। अभी जब बनाना तैयार हो गया आपने इसको निकाला और इसे जाकर मार्केट में बेचा और आपने क्या कर ली, भरपूर कमाई। तो इसको कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। तो अब हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं क्रॉप्स के। तो इंडिया में मेनली 3 सीजन होते हैं। वेरी फर्स्ट इज रबी सीजन। तो रबी सीजन में क्या होता है, जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। देन है आपका खरीफ सीजन। इसमें खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसके बाद आपका इन दोनों के बीच में आता है जेड क्रॉप्स। जेड ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये 3 सीजन होते हैं इंडिया में क्रॉप्स के लिए। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे रबी सीजन के बारे में और खरीफ सीजन के बारे में, और कौन से क्रॉप्स रबी क्रॉप्स होते हैं और कौन से क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स होते हैं। तो आइए अब देखते हैं रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को। सोन इन रबी सीजन दैट इज इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर।
तो ये जो रबी सीजन होता है ये विंटर में होता है, और इसको जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसको उगाया कब जाता है? विंटर में, दैट इज अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। हार्वेस्टेड इन समर, दैट इज अप्रैल टू जून। और अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी खेती की जाती है, और इसको फिर काटा कब जाता है? पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, और अप्रैल से जून के बीच में जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं रबी क्रॉप्स का। बीट, दैट इज गेहूं, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। तो आप लोग देखते हो जो रबी क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये सब आपको मिल जाता होगा कब? समर सीजन में, क्योंकि इसकी जो खेती की जाती है विंटर में, और इसको अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है, और फिर आपको खाने के लिए ये अवेलेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है ना, बीट फॉर एग्जाम्पल, बीट एग्जाम्पल है, तो इसको रबी सीजन में ही क्यों उगाया जाता है, विंटर में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट नहीं कर सकता ये क्रॉप। अगर हाई टेम्परेचर मिलेगा तो वहाँ वो ये इसकी खेती अच्छे से हो नहीं पाएगी, ये सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर इसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेनी एरियाज में हो रहा है, तो वहाँ भी ये सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको विंटर में उगाया जाता है, और अप्रैल से जून के बीच में उसको काट लिया जाता है जब गर्मी आने लगती है। और जो अब देखते हैं जो स्टेट्स रबी क्रॉप जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ रबी क्रॉप सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता, बट मेजोरिटी यहाँ होता है। अब देखते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप्स को। सो खरीफ क्रॉप सोन इन खरीफ सीजन, दैट इज ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, जून से जुलाई। अब यहाँ जब रबी क्रॉप्स को काट लिया जाता है अप्रैल से जून के बीच में, इसके बाद खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। जैसे ही मौसम की शुरू होती है, जो रिमझिम बारिशें शुरू हो जाती है, हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो उस वक्त खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है, और इसको सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ठंड आने लगती है तो जो खरीफ क्रॉप्स को क्या क्या काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है आपके पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। देखिए खरीफ क्रॉप्स को मानसून के ही सीजन में क्यों उगाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप पैडी को ले लो, ठीक है, पैडी को, तो पैडी को चाहिए वाटर बहुत हाई अमाउंट में, इसको ग्रो होने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। पानी कम मिलेगा इसको रेनी सीजन में, डेट इज इन मानसून। इसलिए मानसून सीजन सुटेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी, और यही वजह है कि जो पैडी होता है वो खरीफ क्रॉप्स है, क्योंकि ये खरीफ सीजन में ग्रो होता है। सिमिलरली आपका ग्राउंड नट, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बादाम, कच्चा बादाम। अब देखते हो इसको ठंड आता है तो इसको काट लिया था, फिर आप ठंड ठंड में देखते हो ठंडी के दिनों में आपको रोड के साइड या हर जगह आपको बादाम मिल जाते होंगे, और आप खरीदते हो, खाते हो ग्राउंड नट। अब देखते हैं जो स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खरीफ क्रॉप्स होते हैं। तो असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन जहाँ खरीफ क्रॉप सबसे ज़्यादा होते हैं। और आप देख रहे हो इसका अगर लोकेशन भी देखते हो अगर इंडिया के मैप पे, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वो इधर आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, या तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर कोस्टल एरियाज में जो समुंदर से पास में हो। और नॉर्थ ईस्ट या फिर कोस्टल एरिया में आप देखते हो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश, पानी की कोई कमी नहीं होती, तो इसीलिए ये स्टेट्स खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा रबी क्रॉप्स के बारे में और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको पढ़ेंगे एक एक करके, लाइक राइस, व्हीट, मिलेट्स, टी, कॉफ़ी। चलिए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ राइस, व्हीट, तो इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स होते हैं वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, एक्सेट्रा। तो पहले हम लोग देखते हैं राइस और व्हीट के बारे में। तो राइस देखिए, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो मेजोरिटी लोग हैं ना इंडिया में वो राइस को खाते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना।
इंडिया राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। देन राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल टू ग्रो, रेनफॉल एवं 100 सेंटीमीटर। देखिए राइस की खेती करने के लिए आपको उस रीजन में जाना होगा जहाँ रेनफॉल हाई हो और टेम्परेचर हाई हो, और यही वजह है कि जो राइस खरीफ सीजन में होते हैं, क्योंकि खरीफ सीजन में क्या होता है कि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, मानसून रहता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और सो सुटेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। Now, rice grown in plains of north and northeastern India and coastal areas and deltaic regions। तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ ग्रो होता है, क्यों होता है, क्योंकि इन रीजन में एक तो टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल्स ज़्यादा होते हैं, तो सुटेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। बट देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो अब जब जो डेवलपमेंट हुआ ना ये इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन का और जो ट्यूबवेल वगैरह का जो इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद वैसे ही स्टेट्स में राइस को उगाने लगे जहाँ रेनफॉल कम होते थे, जहाँ टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता, मतलब सुटेबल नहीं होता फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, बट उन रीजन्स में भी अब राइस उगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग वीट को। तो वीट क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जाहिर सी बात है उत्तर भारत में, और जब आप इधर जाते हो राजस्थान, गुजरात, पंजाब वगैरह में, तो वहाँ ये मेन फूड क्रॉप है। इसको चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन एंड रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर। ये होता है सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। अब देखते हैं जो रीजन जहाँ ये ग्रो होते हैं, गंगा सतलज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन दैट इज डेक्कन। तो इसमें स्टेट्स जो हैं ये आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। और ये जो बता रहा ब्लैक सॉइल रीजन, मतलब कि आप समझ लीजिए इधर कर्नाटक वगैरह में भी कुछ रीजन्स में वीट की खेती होती है, आंध्रा। तो ये है राइस एंड वीट। तो अब आइए देखते हैं अदर क्रॉप्स। तो इसके बाद आता है आपका मिलेट, ऑल्सो कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। और मिलेट्स भी जो होते हैं 3 टाइप्स को होते हैं। इसमें नंबर 1 आपका आता है ज्वार, बाजरा, देन रागी। तो जो मिलेट्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। अब एक करके देखते हैं इन तीनों को। तो जो ज्वार है ना वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है इंडिया का, ज्वार। और ये जो है रेन फेड क्रॉप है, मतलब कि क्या है ना कि जो ज्वार को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जिस एरिया में अगर पानी कम भी होता है ना, बारिश कम होती है या वहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ भी ज्वार को उगाया जा सकता है क्योंकि ये रेन फूड क्रॉप है, ठीक है। अब स्टेट्स देखते हैं जहाँ ज्वार होते हैं सबसे ज़्यादा। तो स्टेट्स में आपका कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इसके बाद आता है बाजरा। तो बाजरा जो है इसको देखिए, जो सॉइल होता है जो सुटेबल होता है बाजरा की ग्रोथ के लिए वो होता है सैंडी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। इसके बाद जो स्टेट्स है जहाँ बाजरा सबसे ज़्यादा होते हैं वो है राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब आते हैं रागी पे। तो जो रागी होता है वो रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये पाया जाता है, या इस जो ग्रोथ के लिए जो सुटेबल रीजन होता है वो होना चाहिए ड्राई रीजन्स। देन सॉइल इसका होता है रेड, ब्लैक सॉइल, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। स्टेट्स जहाँ रागी सबसे ज़्यादा होते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अगला फूड क्रॉप। तो अगला है हमारा मेज, मकई। ये जो है ना फूड एंड फॉडर दोनों है, मतलब कि अनाज भी है और चारा भी है जानवरों के लिए। इसके अलावा जो मेज है वो खरीफ क्रॉप है, और जो टेम्परेचर जो इसके लिए सूटेबल होता है इसकी ग्रोथ के लिए वो 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक होना चाहिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, बट एक्सेप्शन है। ऐसे तो ये खरीफ क्रॉप है बट बिहार इज द ओनली एक्सेप्शन, और बिहार में जो मेज को रबी सीजन में भी उगाया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, जो प्रोडक्शन ऑफ मेज जो है ना वो बढ़ा है। स्टेट्स जहाँ मेज सबसे ज़्यादा होते हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब हमारा अगला फूड क्रॉप है पल्सेस, डेट इज दाल।
तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है पल्स। इसको लेस मॉइस्चर में भी ये सर्वाइव कर जाता है, और इवन इन ड्राई कंडीशन, मतलब ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और जहाँ मॉइस्चर कम भी है ना वहाँ भी पल्स उगते हैं। और एक खासियत क्या है पल्सेस की, ये जो है ना हेल्प करता है किसमें, इन रीस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं जब फसल हो जाते हैं वीट या राइस, तो उसके बाद बीच पास में क्या करते हैं वो लोग, उस खेत पे पल्स उगाते हैं, दाल की खेती करते हैं, सो दैट जो उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रिगेन हो जाए, फिर से उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। स्टेट्स जहाँ पल्सेस ज्यादा होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये था हमारा फूड क्रॉप्स। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए अब देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो अब तक हम लोगों ने देखा वैसे फूड को पढ़ा जो मतलब जिनके दानेदार फॉर्म में होते हैं, लाइक गेहूं, चावल, सीड्स के फॉर्म में होते हैं। बट अब ऐसे क्रॉप्स को देखते हैं जो सीड्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है शुगर केन। तो शुगर केन के लिए जो सूटेबल रीजन है, सूटेबल एरिया है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, वो है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। इसीलिए इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों कहा जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। देन रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडिया शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जस्ट आफ्टर ब्राजील। और शुगर केन मेन सोर्स है किसका, शुगर का, डेट इज चीनी। चाय बनाते हो चीनी डाल देते हो, बगैर चीनी की चाय फीकी लगेगी, तो हर जगह चीनी का यूज हो रहा है। गुड़, देन खांडसारी, मोलेसेस। तो इसका मेन सोर्स कौन है, शुगर केन। स्टेट्स जहां शुगर केन सबसे ज्यादा होते हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा। इसके बाद आपका आता है वाइल्ड सीड्स। तो वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड सीड्स इन इंडिया। इंडिया में जो वाइल्ड सीड्स का बहुत सारे वैरायटीज हैं, ठीक है। और इंडिया जो है ना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वाइल्ड सीड्स का, आफ्टर चाइना एंड कनाडा। मोस्ट आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड सीड्स जो इंडिया में होते हैं ना वो एडिबल होते हैं, ठीक है। बट कुछ वाइल्ड सीड्स का यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर मेकिंग सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स। ग्राउंड नट। इसके बाद ग्राउंड नट क्या है, ये वाइल्ड सीड्स के ही टाइप्स हैं। ये खरीफ क्रॉप है। हाफ ऑफ द वाइल्ड सीड्स जो वाइल्ड सीड्स का प्रोडक्शन में इसका जो हाफ पॉपुलेशन वो ग्राउंड नट ही है। 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का। और 2019 में 19 और 20 में गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वाइल्ड सीड्स का इन इंडिया, आफ्टर दैट राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद वाइल्ड सीड्स के कुछ एग्जांपल हैं, लीन सीड, मस्टर्ड, सीसामम एंड कास्टर सीड। लीन सीड और मस्टर्ड, इसको ये जो है ना रबी क्रॉप्स हैं। देन जो सीसामम है ना ये नॉर्थ में खरीफ क्रॉप्स है, साउथ में रबी क्रॉप्स है। इसके बाद जो कास्टर सीड है ये रबी और खरीफ दोनों है। इसके बाद आपका जो आता है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में, वो है आपका टी, चाय। चाय तो हम सब पीते हैं, सर दर्द दे रहा है चाय, कुछ टेंशन आया, डिप्रेशन आया, प्रेशर आया, चाय पीकर मस्त सो गए। बट देखते हैं आखिर चाय होता कैसे है। तो ये तो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, पहले ही पढ़ चुका है हम लोगों ने। और चाय को इंट्रोड्यूस किया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। बट अगर बात करते हैं आज के ज़माने में तो टी का जो मेन ऑनर जो है ना वो इंडियन है, लार्जेस्ट ऑनर इंडियन है। स्टेट्स जहाँ टी सबसे ज़्यादा होता है वो है आपका असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलगाईपुरी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसके बाद आपका आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का जो सबसे फेमस और सबसे डिमांडेड वैरायटी जो पाया जाता है ना इंडिया में वो है अरेबिका, जो कि यमन से लाया गया था इंडिया में, और जिसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में बाबा बुदान हिल्स ने। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट
अब क्या है कि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन वो लिमिटेड हो गया है, किसी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है इन सम एरियाज। और ये होता है नीलगिरी में, नीलगिरी रीजन जो कर्नाटका में, देन केरला एंड तमिलनाडु। तो ये हम लोगों ने पढ़ा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो आइए अब देखते हैं अनदर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो इस कड़ी में अगला नंबर आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ठीक है। 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हॉर्टिकल्चर में आफ्टर चाइना। अब देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स एंड कौन कौन से वेजिटेबल्स इंडिया में उगाए जाते हैं। मैंगोज जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। ऑरेंजेस जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है और चेरापूंजी मेघालय में, यहाँ ऑरेंजेस होते हैं। बनानास केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स मेघालय में। ग्रेप्स अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होते हैं। इंडिया इज इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सम वेजिटेबल्स ऑल्सो लाइक पी, मटर, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये था हॉर्टिकल्चर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले देखेंगे हम लोग रबर को। तो रबर जो इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंडर सम स्पेशल कंडीशन इट कैन ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए रबर को उगाने के लिए, और रेनफॉल हमें चाहिए 200 सेंटीमीटर तक, और टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस। स्टेट्स देखते हैं इंडिया में जहाँ रबर की खेती होती है, वो है केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गेंगारो हिल्स ऑफ मेघालय। इसके बाद आपका आता है फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स टोटल 4 टाइप के हैं, कॉटन, जूट, हेम। कॉटन, जूट और हेम जो है ना, ये क्रॉप सॉइल में उगते हैं। और एक नेचुरल सिल्क भी है जो कि हम कहाँ से लेते हैं, मलबेरी से। मलबेरी एक काइंड का कहा जाए तो इंसेक्ट या कीड़ा है, उससे क्या करते हैं, उससे ही लेते हैं हम लोग ये नेचुरल सिल्क, और इसको इसके रियरिंग को करते हैं हम लोग सेरीकल्चर, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉटन को। तो कॉटन के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिनल होम कॉटन का इंडिया है, और मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ये कॉटन। 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद, और ये ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है, स्पेशली इन डेक्कन रीजन। इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और लाइट रेनफॉल और लाइट इरिगेशन। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए इसको एंड ब्राइट सनशाइन। देन कॉटन एक खरीफ क्रॉप्स है जो कि लेता है 6 से 8 महीना ग्रो होने में, ठीक है। स्टेट्स देखते हैं जहाँ कॉटन ग्रो होते हैं, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इसके बाद है आपका जूट। तो जूट जो है ना, वो है एक तो गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसको, और अच्छे इसकी जो उगता है अच्छे से इसमें वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में। हाई टेम्परेचर चाहिए। स्टेट्स जहाँ ये होते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। इसका जो यूज देखते हैं तो देखिए, जूट का यूज होता है इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न एंड कारपेट्स। बट क्या हुआ कि जो जूट जो है ना, उसकी जो कॉस्ट या प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल मटेरियल है तो इसकी प्राइस हाई है। बट अब मार्केट में सिंथेटिक फाइबर भी आ गए हैं, और सिंथेटिक फाइबर के आने की वजह से जो जूट है ना, ये लॉस में चल रहा है, और इसका यूज अब कम रह गया है क्योंकि इसका यूज हो नहीं रहा है, और इस वजह से इसकी कॉस्ट और बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों साल से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है वर्ल्ड में और इंडिया में भी। तो आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो मैं तो उसके डिमांड बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फूड, ज़्यादा अनाज उगाने पड़ेंगे। ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नए नए मेथड सप्लाई करने पड़ेंगे। और ये जो है ना, लिवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को। इंस्पायर डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि जो ट्यूबवेल वगैरह का जो डेवलपमेंट हो चुका था,
बट इसके बावजूद भी बहुत सारे रीजन में बहुत सारे फार्मर्स अभी भी डिपेंडेंट हैं ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही, जो डिमांड बढ़ रहा है फूड का, इसलिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए ये जो टेक्नोलॉजिकल है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, और इसी में 1960s और 80s के बीच में दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और वाइट रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड वाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क, ठीक है। बट ये जो हुआ इसका फायदा तो हुआ, बट कुछ सिलेक्टेड रीजन में हुआ। लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन का मोस्टली फायदा हुआ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी वाले रीजन में। तो सिमिलरली वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, तो इसलिए इतना ये इफेक्टिव हो नहीं पाया। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक ग्रामीण बैंक लॉन्च किया, देन जो फार्मर्स हैं उनको कम रेट पे लोन्स देना शुरू किया। तो ये सारे रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। और हमारा लास्ट टॉपिक है भूदान ग्रामदान। तो जो भूदान ग्रामदान है ना, ये स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। और विनोबा भावे जो कि गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, कहा जाए तो उनके फॉलोवर थे ये। तो विनोबा भावे ने क्या किया, एक पद यात्रा निकाला था पूरे इंडिया में। और एक बार वो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में लेक्चर दे रहा था अपना। तो वहाँ जब वो ज्ञान दे रहे थे अपना, तो वहीं पर जो उस भीड़ में सुन रहे थे लोग, तो उनमें से फार्मर्स ने कहा कि वो सब तो ठीक है, बट हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या, हम तो लैंडलेस हैं। तो तभी वहाँ पर से एक भीड़ में से अचानक से एक उठते हैं श्री रामचंद्र रेड्डी, और उन्होंने क्या किया कि 80 एकड़ ज़मीन जो उनकी थी, उन्होंने ज़मीन डोनेट कर दिया टू 80 लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। और इस एक्ट को कहा गया भूदान। और इसको ही देखते हुए फिर बहुत सारे जो गांव थे, ग्राम थे, उनके उस वक्त में क्या, उस दौर में क्या होता, गांव के कोई मालिक होता था, जमींदार वगैरह, लैंड ओनर्स वगैरह। तो वो फिर क्या हुआ देखते हो, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने गांव की जमीनों को और अपने गांव को दान देना शुरू कर दिया, किनको, जो लैंडलेस वर्कर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स उनको। और इस एक्ट को कहा गया ग्राम दान। और ये जो है ना भूदान ग्राम दान मूवमेंट, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके साथ ही हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि था एग्रीकल्चर, ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अब हम लोग 5वें चैप्टर में।